हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज हुई है जो कि हमारे प्रीलिम्स के हिसाब से तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हम कंसीडर कर सकते हैं। इसका नाम है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि 2023 की रिपोर्ट है और अभी क्यों बात हो रही है। तो इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि ये 2023 की रिपोर्ट दिसंबर 2024 में रिलीज हुई है, इसलिए ये लेटेस्ट हो गई हमारे लिए। तो इसको पढ़ना, इसमें हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट जिस्ट है वो निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वैसे देखा जाए तो ये दो वॉल्यूम से में रिलीज हुई है, ठीक है, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड। बट आप देखोगे कि वॉल्यूम फर्स्ट है ना, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपको एक इंडिया का मैक्रो लेवल का जो डिटेल्स है वो मिलेंगी। वहीं पर जो सेकंड वॉल्यूम है उसमें स्टेट वाइज डिटेल्स मिलेंगी। अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सेकंड वॉल्यूम भी एक तरीके से देख लेना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग। बाकी इंडिया वाला तो मैं बता ही रहा हूं आपको, मेन मेन कंटेक्स्ट। इसके साथ साथ में ये हमें ध्यान रख लेना है, ये 18वीं रिपोर्ट है। अभी तक 17 रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ चुकी है, ये 18वीं है। और एक ध्यान रख लेना है कि ये हर 2 साल में एक बार रिलीज होती है, इसका मतलब ये बाई एनियल रिपोर्ट है। इसमें हमें पता पड़ेगा कि पिछली जो रिपोर्ट आई थी 2021 की, उसके कंपैरिजन में 2 सालों में हमने कितना क्या गेन किया है और कितना क्या लूज किया है। फॉरेस्ट के टर्म्स की हम बात कर रहे हैं। और हमें ध्यान रख लेना है कि इसको रिलीज करने में जो इंपॉर्टेंट बॉडी काम करती है, दैट इज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में काम किया करता है। ठीक है, तो इसको हम पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कोशिश करूंगा कि मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम डिलीवरी दी जा सके। बट आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। अब देखो, बात ऐसी है कि ये जो रिपोर्ट आई है ना, इसको अभी रिलीज किया गया है हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा। डेट थी 21 दिसंबर की, और कहां पर लॉन्चिंग हुई? देहरादून में। देहरादून में जो हमारा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, वहां पर इसकी लॉन्चिंग की गई है। जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि ये 2 साल में एक बार लॉन्च होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है स्टडी के लिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी क्या होगी आपकी? सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये हो गया कि सैटेलाइट में लगे हुए जो कैमरास होते हैं उनका यूज करके ओवरऑल स्टडी की जाती है, फिर उसको रिफाइन करके और फिर ये डेटा बुक एक तरीके से रिलीज की जाती है, जिसमें हमें पता पड़ता है कि कहां पर हम स्टैंड कर रहे हैं दुनियादारी में, कितना हमने इंक्रीमेंट किया फॉरेस्ट एरिया के टर्म्स की अगर बात करें तो। ठीक है, तो वैसे अगर एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको ध्यान रखनी हो तो 2021 के कंपैरिजन में 2023 की जो रिपोर्ट आई है, उसमें हमारे पास में जितना नेट फॉरेस्ट एरिया है उसमें 156.41 स्क्वायर किलोमीटर एरिया फॉरेस्ट एरिया के अंडर इंक्रीज हुआ है, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं हम एनकरेजिंग कंसीडर कर सकते हैं। अब आप यहां से देख लीजिए कि सबसे पहली रिपोर्ट आई थी 1987 में। उस टाइम पर लैंडसेट एमएमएस सैटेलाइट है ना, उस मतलब लैंडसेट के ऊपर एमएसएस जो सेंसर लगा हुआ था उसको यूज किया गया था। उसके बाद में टेक्नोलॉजी और इंप्रूव हुई तो आईआरएस वाला मैकेनिज्म यूज हुआ। उसके बाद में आज के टाइम पे जो हम यूज कर रहे हैं वो इस 2023 की रिपोर्ट के लिए जो हमने सेंसर यूज किया है उसका नाम है आईआरएस रिसोर्स सेट 2 LISS थर्ड। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, स्टार्टिंग 1987 से हुई थी, ये आपको ध्यान रख लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पहले तो क्या था कि विजुअल्स के ऊपर ही ज्यादा फोकस किया जाता था कि हाँ भाई कैमरा में कितना कवरेज दिखाई पड़ रहा है। बट अब क्या किया जा रहा है कि डिजिटल सेगमेंट में भी हम कहीं ना कहीं डेटा एनालिटिक्स का भी यूज कर रहे हैं, तब फाइनल डेटा हमें इस रिपोर्ट के तहत मिल रहा है कि हाँ जी हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कि आपने कितना फॉरेस्ट लूज किया है, कितना आपने इंक्रीज किया है। अब हम थोड़ा सा फॉरेस्ट और ट्री कवर को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक तो होता है फॉरेस्ट कवर, इसका मतलब सिंपल है कि जितने भी पेड़ लगे हुए हैं बंच में, ठीक है, जंगल होता है पूरा का पूरा, उसको जब कैमरा ने कैप्चर करने की कोशिश की तो पता पड़ा कि ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिख रही है, जमीन दिख ही नहीं रही है, तो उसको फॉरेस्ट कवर बोल दिया जाएगा। बस कंडीशन एक है, वो फॉरेस्ट कवर जितने एरिया में फैला हुआ है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हेक्टेयर। अगर हम इंडिया की बात करें तो 1 हेक्टेयर से ज्यादा या उससे उसके बराबर जो जमीन हो, जो पूरी की पूरी जंगल के तौर पे दिखाई पड़ रही है, उसको आप फॉरेस्ट कवर के तौर पे डिफाइन करोगे और उसको आप इंक्लूड कर लोगे। वहीं पर कोई ऐसा एरिया है जहां पर
एरिया जो है, एरिया साइज है वो 1 हेक्टेयर से कम है, तो ऐसे में उस और ऊपर वहां पर ट्रीज आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसको आप बोल दोगे ओनली ट्री कवर। तो ये टोटल ग्रीन कवर हो जाएगा इन दोनों को अगर हम मिला के देखें तो अगर देखो तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर की बात करें तो फॉरेस्ट कवर आपके हमारा जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया उसका 21.76% है, जबकि ट्री कवर 3.41% है। ये परसेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोनों को जब ऐड कर दोगे तो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर हमारा 25.17% है, जो कि 25% के क्राइटेरिया से ज्यादा है। वैसे देखा जाए तो हमारी जो 1952 की फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके तहत टारगेट ये लिया हुआ है कि हम टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 33% से ज्यादा फॉरेस्ट कवरेज लेके आएंगे, पर अभी तक हम कैसे जैसे 25 पर तो पहुंच गए और इसको इंक्रीज कर लेंगे। फिर जहां पर पेड़ों की संख्या कम होती है, जंगल थोड़ा खुला खुला सा रहता है, तो उसको स्क्रब की कैटेगरी में डाल देते हैं। उनकी अगर एरिया वाइज देखें तो 1.33% एरिया हमारे यहां पर है, और नॉन फॉरेस्ट एरिया जो कि एग्रीकल्चर या फिर कहें किसी और यूज में हो रहा है, जो कि फॉरेस्ट के अंडर में नहीं आ रहा, डिफाइन नहीं हो रहा, तो उसको नॉन फॉरेस्ट बोल देंगे। इसके अंदर वो भी आ गए जैसे आपकी बागानी है, छोटी मोटी अगर आपने बागानी कर रखी है, वहां पर भी पेड़ लगा रखे हैं, बट वो डिफाइन नहीं कर रहा है, तो उसको मोटा मोटा आपको अवॉइड करना होता है। बट वैसे देखा जाए ना तो ट्री कवर के अंदर ये डिफाइन होने का स्कोप बन जाता है, बट फॉरेस्ट कवर की हम बात करें वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो ये हमें समझ लेना है। ज्योग्राफिकल एरिया जो है हमारा वो आपको पता है 32,87,468.88 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। बट इसमें हमें समझने की जरूरत है कि जितना ज्योग्राफिकल एरिया है वो सारा का सारा कैलकुलेशन में यूज नहीं होता है, सारा का सारा नहीं होता। उसमें एक्चुअल में जितना एरिया रिपोर्ट में आ गया, जितना एरिया स्टडी के टाइम पे यूज कर लिया गया, उसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग एरिया, रिपोर्टिंग एरिया फॉर लैंड यूटिलाइजेशन। और उसी में से हमें आइडिया लगता है कि कहां पर कितना फॉरेस्ट कवर है और किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा ध्यान रखें, ये जो ज्योग्राफिकल एरिया है और ये जो रिपोर्टिंग एरिया है, इसका कैलकुलेशन करता कौन है हमारे देश के अंदर, तो दैट इज सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। ये हमें ध्यान रख लेना है। अब हम समझ लेते हैं कि कहां पर क्या हमारा स्टैंड रहता है। तो फॉरेस्ट कवर की तो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 72,000 हेक्टेयर का एरिया है, जहां पर 21.9% एरिया है। नॉट अवेलेबल फॉर लैंड कल्टीवेशन, इसका मतलब खेती करने योग्य जमीन है ही नहीं, चाहे आपके पास में बढ़िया टेक्नोलॉजी है कुछ भी है, तो भी आप इस जमीन को यूज नहीं कर पाओगे। ऐसी जमीन हमारे पास में 13.41% है। एरिया आप देखते जाएंगे हेक्टेयर में साथ साथ में है। परमानेंट पास्चर और अदर ग्रेजिंग लैंड, जो चारागाह होता है ना गांव के आसपास में, जहां पर पशुओं के चारण या ग्रेजिंग के लिए दिया हुआ होता है, वो आपके पास में 3.13% है। इसके अलावा जो हमारा ट्री क्रॉप है, या उसके अलावा देखा जाए, जैसे मान लो आपने कोई प्लांटेशन वाला एरिया कवर कर लिया है ना, ट्री क्रॉप आपने लगा रखी है, या फिर ऐसे ग्रूव्स हैं जिनको आप छेड़ते नहीं है, ऐसे पेड़ पौधों का पूरा बंच है, उनकी अगर बात करें जो मिसलेनियस कैटेगरी में आते हैं, तो वो 0.92% आ जाता है। फिर आ जाओ कल्चरेबल वेस्टलैंड, इसका मतलब ऐसी जमीन जिसके ऊपर 5 साल या उससे ज्यादा से आपने खेती नहीं की, ध्यान से समझना, 5 साल या उससे ज्यादा से समय से आपने खेती नहीं की, ऐसी जमीन हमारे पास में 3.63% है। ध्यान रखें, ऐसी जमीन को हम टेक्नोलॉजी और टूल्स का यूज करते हुए, जो भी हमारे पास फर्टिलाइजर और ये इनका यूज करते हुए खेती में दोबारा से यूज किया जा सकता है। इसलिए कल्चरेबल वेस्टलैंड है कि हमने छोड़ दिया खेती करना, पर वो खेती योग्य है। फिर आ जाती है आपकी करंट फैलो। करंट फैलो ऐसी जमीनें होती हैं जिनको हमने 1 साल से कम समय के लिए खेती के बिना छोड़ी हुई है, कि जिससे कि वो फर्टिलिटी रीगेन कर ले। ऐसी जमीनें होगी 4.03%, जो कि टोटल 13,255 हेक्टेयर के एरिया को कवर करती है। वहीं पर 1 साल से तो ज्यादा बट 5 साल से कम समय के लिए जो हमने जमीनें छोड़ रखी हैं, कि भाई 5 साल से अभी 5 साल तो नहीं हुए हमें खेती छोड़े हुए उस जमीन के ऊपर, बट हाँ 1 साल से ज्यादा हो गया, तो उसको फैलो अदर देन करंट फैलो बोलते हैं। ऐसी जमीनें 3.32% है, जो कि मोटा मोटा एरिया आपका कितना आ जाएगा, 10,917 हेक्टेयर का। तो ये आपको टेबल का थोड़ा सा आइडिया रख लेना है कि किस तरीके से एक तो डिफाइन किया जाता है और किसका कितना परसेंट यहां पर हमारे अवेलेबल है। अगर इंटरनेशनल कंपैरिजन की बात करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आने लग गए हैं आजकल, जैसे चाइना से कंपैरिजन कर दिया था एग्रीकल्चरल लैंड का इस तरीके से, तो फॉरेस्ट एरिया का भी कंपैरिजन हो ही सकता है भाई। तो ऐसे में दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया आपको मिलेगा रशियन फेडरेशन में, फिर ब्राजील, फिर कनाडा, ये टॉप 3 तो हो ही गए। फिर उसके बाद यूएस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, आपका नंबर इंडिया नंबर 10 पे आ जाता है। ये एक तो हमें ध्यान रख लेना। दूसरा,
पिछले अगर हम रिकॉर्ड को उठा करके देखें तो ऐसे टॉप 10 कंट्रीज जिन्होंने अपना एवरेज एनुअल नेट गेन सबसे ज्यादा किया है, दैट मींस फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीमेंट जहां पर सबसे ज्यादा देखा गया है पिछले सालों के अंदर, तो इंडिया नंबर 3 पर आता है। बट अगेन ध्यान रख ले कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बाद में हमारा नंबर है, तो अगेन चाइना से अगर कंपैरिजन हो तो हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। हाँ, यूएसए से हम फॉरेस्ट गेन के अंदर आगे हैं, ये हमें ध्यान रख लेना है। बाकी आप देखे आए कि अगर एक कंट्री के ज्योग्राफिकल एरिया के कंपैरिजन में वहां पर फॉरेस्ट कवरेज कितना परसेंट एरिया पर है, तो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा सूरीनाम। यहां पर ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है सूरीनाम, वहां पर। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी बेसिक्स ध्यान रखने की जरूरत है परसेंट वाइज। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं कि फॉरेस्ट कवर किसको बोला जाएगा। बेसिक चीजों को हम एक एक बार देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन जो हमने ले रखी है वो क्योटो प्रोटोकॉल के आधार पर ले रखी है। इसके लिए क्या है कि एक तो आपको क्राउन कवर परसेंटेज देखी जाती है। क्राउन कवर परसेंटेज का मतलब जो कैनोपी होती है ना ट्री की, मतलब एक पूरी जो छतरी सी बन रही है, इसका कितना एरिया है उसको हम कैनोपी बोल देते हैं। तो अगर हम किसी भी एरिया को फॉरेस्ट कवर के तौर पर डिफाइन करना चाहें तो हमें यह देखना है कि उस एरिया में मिनिमम क्राउन कवर जो है वो 10 से 30% की रेंज में मिले, या तो 10 से लेकर 30% जो आपको सूटेबल लगे वो आपके स्टैंडर्ड सेट कर लो। तो इंडिया ने क्या कर रखा है कि कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया को हम क्राउन कवर परसेंटेज के हिसाब से अगर डिफाइन करें फॉरेस्ट कवर के तौर पे कि हाँ ये एरिया फॉरेस्ट में हम डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए हमने क्राइटेरिया सेट कर रखा है मिनिमम वाला कि 10% एरिया भी अगर कैनोपी कवर के अंदर आ रहा है तो उसको फॉरेस्ट कवर बोल देंगे। वहीं पर दूसरी डेफिनेशन इसके लिए आती है, मतलब दूसरा जो एडिशनल आपका स्टेटमेंट है वो है कि मिनिमम एरिया जो है जहां पर पेड़ खड़े हुए हैं वो अगर देखो तो आपको 0.05 से 1 हेक्टेयर जमीन एक साथ लेनी पड़ेगी। जैसा मैंने बताया फॉरेस्ट कवर किसको बोला था कि 1 हेक्टेयर या उससे ज्यादा की जो जमीन होगी जहां पर कैनोपी फैली हुई है उसको आप फॉरेस्ट कवर के तौर पे कंसीडर करोगे। तो इंडिया ने अपर रेंज ले रखी है 1 हेक्टेयर वाली, तो ये हमें ध्यान रख लेना है। ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थर्ड वाला जो है वो इंडिया ने इतना ध्यान दिया नहीं है कि हाँ जी पेड़ों की साइज आपकी 2 से 5 मीटर हाइट की होनी चाहिए, इस चीज को हमने एक्सेप्ट नहीं कर रखा है। हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो हमें ध्यान रख लेनी है एज पर द क्योटो प्रोटोकॉल। अब हम बात कर लेते हैं फॉरेस्ट कैनोपी को क्लासिफाई करने से रिलेटेड। देखो फॉरेस्ट जो होता है ना उनको डेंस, मॉडरेटली डेंस, ओपन फॉरेस्ट, स्क्रब, इनमें कैसे डिफाइन किया जाता है। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जहां पर कैनोपी डेंसिटी 70% या उससे ज्यादा है तो वेरी डेंस हो जाएगा, 40% से 70 के बीच में है तो मॉडरेटली डेंस हो जाएगा, और अगर 40 से कम पर 10 से ज्यादा है तो उसको ओपन फॉरेस्ट बोल देंगे, और 10% से भी कैनोपी एरिया अगर हो गया ना तो आप मान के चलो उसको हम स्क्रब की डेफिनेशन में डाल देंगे। और अगर कोई एरिया नॉन फॉरेस्ट कंडीशन में डाल दिया, इसका मतलब ये हो गया कि देखो इन चारों कैटेगरीज में से किसी में भी वो जमीन रिलाय नहीं कर रही है तो उसको आप नॉन फॉरेस्ट कैटेगरी में डाल दोगे। जैसे कि कोई ग्रासलैंड है, वाटर बॉडी, सेटलमेंट, जैसे हमारे टाउनशिप बना रखी है, कोई मतलब बर्फ से घिरा हुआ एरिया, कोई डेजर्टिक एरिया है, वो सारा नॉन फॉरेस्ट में हम डिक्लेयर करके रखते हैं। अब हम समझ लेते हैं इंडिया के ग्रीन कवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को, ये आपको एज इट इज मेमोराइज करने की कोशिश करनी है। सबसे पहली चीज, ग्रीन कवर के अंदर हम दोनों चीजों को इंक्लूड करते हैं, एक तो फॉरेस्ट कवर, एक ट्री कवर, दोनों। ठीक है, तो ऐसे में दोनों मिलाकर के 25% के क्रॉस कर चुकी हैं। ऐसे में हमारे पास में टोटल 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जो कि हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 25.17% है, वो हमारा ग्रीन कवर बन चुका है। और उसमें डेंस फॉरेस्ट है ना, जहां पर 70% से ज्यादा आपको कवरेज मिलेगा कैनोपी का उस पर्टिकुलर एरिया का, वो आपको 4,10,175 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में देखने को मिल जाएगा। फॉरेस्ट कवरेज में चेंज कितना आया है वो देखो, 2021 से 2023 के बीच में फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 21.71% से बढ़कर के 21.76% तो इंक्रीमेंट। ट्री कवर की बात करें तो 2.91% से 3.41% तो भी इंक्रीमेंट। फॉरेस्ट कवर टोटल फॉरेस्ट और इसकी बात करें तो पहले टोटल दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड कर दो तो ऐड करके 24.62% होता था, जो बढ़कर के 25.17% हो गया। तो ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इंक्रीमेंट है। इसके बाद में स्क्रब की बात करें या नॉन फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो इन दोनों में डिक्लाइन देखने को मिला है, क्योंकि इधर कन्वर्जन हो गया। ये समझ गए बात को, तो ये हमें थोड़ा ध्यान रख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं नेट फॉरेस्ट कवर की। सबसे पहली चीज, नेट फॉरेस्ट कवर जो है वो हमारा बड़ा है 2021 से 2023 के बीच में 156.41 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में।
इसका मतलब ये हो गया कि वैसे अगर देखें तो 2021 के कंपैरिजन में केवल 0.05% ही हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, बट अगेन हम कहेंगे कि बढ़ा तो है, जो कि अब बढ़ करके 21.76% हो गया है। वहीं पर नेट फॉरेस्ट एरिया की अगर बात करें तो वो अभी के टाइम पे कितना कवरेज ले रहा है, 7,15,342.61 स्क्वायर किलोमीटर। 2003 से 2013 के बीच का जो दशक बीता था उस टाइम पर फॉरेस्ट कवर बढ़ा था 0.61%, ठीक है। और वहीं पर 2000 आप देखेंगे 2003 से 2013 के बीच में इतना बढ़ गया, ठीक है। और वहीं पर जो 2013 से 2023 के बीच का ये डेटा आया है उसमें कितना कवरेज हमारा बढ़ा है, दैट इज 0.53%। ये जो पैरामीटर्स हैं, ये जो लाइन है ना, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रख लेनी। 2003 में 20.62 था, 2013 में 21.23 हुआ और अब बढ़कर के 21.76 हो चुका है। अगर हम केवल फॉरेस्ट कवर की बात करें, ये आपको ध्यान रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर हम ट्री कवर की बात कर लेते हैं। फॉरेस्ट कवर में तो किसको डाला था, 1 हेक्टेयर या उससे ज्यादा की जमीन, समझ गए। अब हम बात करेंगे 1 हेक्टेयर से कम वाले जहां पर पेड़ हैं उनकी। इसमें देखो शार्पेस्ट ग्रोथ देखी गई है ट्री कवर की। अगर हम बात करें 2021 में 2.91% थी, जो बढ़कर के 3.41% हो गई है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एब्सोल्यूट टर्म्स में 1285.4 स्क्वायर किलोमीटर, और टोटल ग्रीन कवर जो ओवरऑल देखें तो वो आपको 1445.81 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब आ जाओ डेंस फॉरेस्ट की बात करें, जहां पर आपका कैनोपी कवरेज कितना है, 70% से ज्यादा। उसकी अगर बात करें तो डेंस फॉरेस्ट हम लूज कर रहे हैं। आप देखो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 3,913 स्क्वायर किलोमीटर का डेंस फॉरेस्ट, जो कि लगभग गोवा के एरिया के इक्विवेलेंट है, उतना हमने पिछले 2 सालों में लूज कर दिया। इतनी वनों की कटाई हुई है, तो ये बहुत बड़ा लॉस है। और ये जो चीज है ना, ये ट्रेंड, ये पिछले हम लगातार डिकेड बाई डिकेड देख सकते हैं। कैसे, आप देखो 17,500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का डेंस फॉरेस्ट लूज किया था हमने 2013 से 2023 के बीच में, और यही चीज आप देख सकते हैं कि 2003 से 2013 के बीच में लगभग 7,151 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमने लूज किया था डेंस फॉरेस्ट का। तो ये अपने आप में बहुत ही डिस्करेजिंग बात है। अब हम बात कर लेते हैं कंप्लीट डिस्ट्रक्शन की। तो ऐसे एरियाज जहां पर डेंस फॉरेस्ट थे, बट वहां पर इस तरीके से पेड़ों को काट दिया गया, कंप्लीट साफ हो गया वो एरिया। ऐसे एरिया का पूरा आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखो 24,651 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि टोटल डेंस फॉरेस्ट का 6.3% हमने लूज कर दिया है पिछले 2 दशकों के अंदर। डिकेडल डेटा है ना दोस्तों, वो आपको बहुत हद तक अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि डिकेड और 5 साल और 10 साल का डेटा बहुत ज्यादा यूज होता है। और ये जो लूज हुआ है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के अंदर, ये मान के चलो कि पंजाब के जितना ज्योग्राफिकल एरिया उसका आधा है। फिर आ जाओ प्लांटेशन की बात करें। प्लांटेशन वाले एरिया की अगर बात करें तो वहां पर चाय कॉफी इनका भी हम बात कर लेते हैं, बैम्बू, इनको मोर और लेस हमने इसमें इंक्लूड कर रखा है कि हाँ जी वो भी फॉरेस्ट कैटेगरी में आता है। तो 2023 की रिपोर्ट ये कहती है कि 1420 स्क्वायर किलोमीटर जो प्लांटेशन एरिया है वो अब डेंस फॉरेस्ट के तौर पे हम इंक्लूड करके चल रहे हैं 2021 के कंपैरिजन में 2023 में। बट अगेन, एक तरफ जो हमारा इंक्रीमेंट है डेंस फॉरेस्ट में और दूसरी तरफ जो लूज है, उनको अगर नेट निकालोगे तो ओवरऑल हम नुकसान में ही है। डेंस फॉरेस्ट हमारा कहीं ना कहीं लूज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब आ जाओ वेस्टर्न घाट्स की बात कर लेते हैं। वेस्टर्न घाट आपको पता है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, बट ये पहली बार ऐसा रिपोर्ट आई है जिसमें वेस्टर्न घाट में भी असेसमेंट किया गया है। और आप देखेंगे कि जिन पर्टिकुलर एरियाज को वेस्टर्न घाट में इको सेंसिटिव डिक्लेयर किया हुआ है, वहां पर आपको 58.22 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का फॉरेस्ट कवर है उसका लॉस हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, और ये जो लॉस है पिछले 10 सालों का है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डिकेडल मामला, डिकेड पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट ओवरऑल देखें तो डेंस फॉरेस्ट नो डाउट 3455.12 स्क्वायर किलोमीटर से राइज हुआ है पूरे देश में। बट अगेन अगर देखें तो मॉडरेटली और जो ओपन फॉरेस्ट है उनका एरिया डिक्लाइन कर गया है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब डेंस फॉरेस्ट तो आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने प्लांटेशन को भी इंक्लूड कर दिया, बट वहीं पर आपके मॉडरेटली और ओपन फॉरेस्ट के अंदर डिक्लाइन ही देखा गया है अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें।
आ जाता है मैंग्रोव का। देखो मैंग्रोव आपको पता है आपका जो कोस्टल लाइन वाला एरिया है वहां पर मिलता है, तो देखा जाए तो इनके अंदर भी हमें डिक्रीमेंट ही दिखाया है। कोस्टल एरिया में डेवलपमेंट के नाम पे बहुत ज्यादा मैंग्रोव्स को काटा गया। 7.43 स्क्वायर किलोमीटर हमने लूज कर दिया है 2021 के कंपैरिजन में। टोटल मैंग्रोव एरिया आपको याद रख लेना है 499,168.68 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का केवल 0.15% ही आता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ है ना पिछले 2 सालों के अंदर, वो आपको सबसे ज्यादा गुजरात में दिखेगा 36 स्क्वायर किलोमीटर का, और दूसरे नंबर पे अंडमान एंड निकोबार में। इसका मतलब सबसे बड़ा लॉस यहां पे मैंग्रोव्स का और दूसरा अंडमान एंड निकोबार में, ये याद रख लेना है। अब हम थोड़ा स्टेट वाइज भी समझ लेते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा आपको कहां पर फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज होता हुआ दिखा। तो देखो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान। और लॉस होने के अंदर हम कहां पर हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लूज हुआ है, फिर कर्नाटका, फिर लद्दाख, फिर नागालैंड। इसमें आप देखिए स्टेट वाइज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर अगर नजर डालें, जहां की वहां पर आपको पता है एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं वहां पे, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लगातार डिक्लाइनिंग ट्रेंड चलता चला जा रहा है। और इस 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 327.3 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो हमारा लूज हो गया है। हाँ, एक एक्सेप्शन है, नॉर्थ ईस्ट में केवल मिजोरम ऐसा स्टेट है जहां पर 2023 के अंदर फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है 178 स्क्वायर किलोमीटर से। वहीं पर डिक्लाइन की बात करें तो नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर डिक्लाइन देखा गया है। अब अगर आपसे मैक्सिमम राइज और मैक्सिमम लूज की बात करें तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता दिया है कि कहां पर राइज हुआ है, कहां पर लॉस ज्यादा हुआ है। इसके अलावा जो हमारे पास में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसकी बात करें, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जिसके तहत आप किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर करते हो, किसके हिसाब से, हमारा जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है ना 1927 का, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, उसके आधार पर जिन एरियाओं को रिजर्व या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जाता है उनकी अगर बात करें तो उसके अंदर इंक्रीमेंट आपको मिजोरम में दिखेगा सबसे ज्यादा 192.92 स्क्वायर किलोमीटर का, फिर उड़ीसा में है, फिर कर्नाटका में है, फिर वेस्ट बंगाल और झारखंड। ये भी हमें ध्यान रख लेना है। वहीं पर टॉप 3 स्टेट्स जहां पर एरिया वाइज सबसे ज्यादा जंगल फॉरेस्ट एरिया आपको दिखेंगे, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में जहां पर लॉस भी सबसे ज्यादा हुआ है, और दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे पे महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में आपको 85,724 स्क्वायर किलोमीटर एरिया देखने को मिल जाएगा जो कि फॉरेस्ट के अंडर में आ जाता है। तो ये हमें ध्यान रख लेना है। तो कुल मिलाकर के इस सेशन में हमने बहुत सारा डेटा देखा है, बट आपको मैं बता दूं ये डेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको टेलीग्राम पर मिल जाए ये पीडीएफ। जो मैंने क्यूआर कोड बताया उसको आप ज्वाइन कर लो, जिससे कि बहुत ईजी रहेगा ये पीडीएफ लेने में। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।